नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार सिंघल है। मैं MD DNB इंटरनल मेडिसिन किया हुआ है मैंने, और इस समय मैं आरोग्यम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दुर्ग में एज अ सीनियर कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन होता क्या है? नॉर्मली जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 80 से कम होना चाहिए, ये तो होता है नॉर्मल। आजकल एक टर्म्स होती है प्री हाइपरटेंशन, मतलब हाइपरटेंशन की पहले की अवस्था। उसका जो हम क्राइटेरिया रखते हैं, अगर किसी पर्सन का BP 120 से लेकर 139 तक हो, ये सिस्टोलिक की बात कर रहे हैं, और डायस्टोलिक प्रेशर जो हो 80 से 89 तक हो, तो हम इसको प्री हाइपरटेंशन बोलते हैं। अब हम आते हैं हाइपरटेंशन में। हाइपरटेंशन स्टेज 1 जो होता है 140 से 159, 140 टू 159 सिस्टोलिक प्रेशर, एंड डायस्टोलिक प्रेशर 90 से 99, 90 टू 99, ये हो गया फर्स्ट स्टेज। स्टेज 2 में होता है मोर देन 160 सिस्टोलिक एंड मोर देन 100 डायस्टोलिक। एक टर्म्स और होती है जिसको बोलते हैं हम आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, जिसमें किसी मरीज का ब्लड प्रेशर 140 से ज़्यादा हो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक नॉर्मल हो। इस अवस्था को हम आइसोलेटेड हाइपरटेंशन बोलते हैं। इसके कारण क्या होते हैं? यूजली इसके 2 टाइप के हैं। एक हम बोलते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन, इसका कोई कारण नहीं है, वो एक जेनेटिक से और हमारी कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं उसके कारण होता है। और दूसरा होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ये हमको जानना क्यों ज़रूरी है कि ये एसेंशियल है या सेकेंडरी हाइपरटेंशन है? क्योंकि अगर किसी को सेकेंडरी हाइपरटेंशन है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन मतलब किसी बीमारी के कारण अगर किसी मरीज का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो हम उस बीमारी को ठीक करेंगे तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर अपने आप ठीक हो जाएगा और उसको फिर बाद में दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और द सेम टाइम एसेंशियल हाइपरटेंशन में आदमी को या तो लाइफस्टाइल ठीक करना होता है या फिर उनको लाइफलाइन दवाई चलती है। अब हम एसेंशियल हाइपरटेंशन की बात करें कि क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं। एक तो जेनेटिक्स मैंने आपको बता दिया। दूसरा, जो मोटे होते हैं उनको हाइपरटेंशन होने की संभावना रहती है, जिनकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल होती है। ये कहा गया है कि अगर किसी का एज मोर देन 40 है तो उसको ब्लड प्रेशर होने की संभावना दूसरों से काफ़ी ज़्यादा होती है। और ये भी देखा गया है कि आदमियों को औरतों की अपेक्षा ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। और जिनके फैमिली में ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री है उसको भी होने की संभावना रहती है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जेनेटिक्स भी होता है। ऐसे पर्सन जो ज़्यादा नमक का सेवन करते हैं उनको भी ब्लड प्रेशर होने की संभावना रहती है। जिनको डायबिटीज़ हो उनको भी ज़्यादा संभावना होती है। जो टबाको यूज़ करते हो किसी भी फॉर्म में, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे गुटखा हो, है ना, चाहे वो गुड़ाकू हो, ऐसे लोगों को भी हाइपरटेंशन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जो अल्कोहल भी ज़्यादा लेते हैं उनको भी ब्लड प्रेशर होने की संभावना ज़्यादा होती है। हम ये बोल रहे हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन में। अब सेकेंडरी हाइपरटेंशन कौन कौन सी बीमारी है जिसके कारण हमको ब्लड प्रेशर हो सकता है? जैसे हम सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन होता है वो किडनी का, जिसमें अगर किडनी किसी की ख़राब हो गई हो तो उसको ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। या फिर किडनी में सिस्ट हो गया हो, जिसको हम लोग पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ भी बोलते हैं, या किडनी में ट्यूमर हो गया हो, इसके कारण भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। दूसरा होता है रिनोवास्कुलर, अगर किसी किडनी में जो आर्टरी होती है उसमें अगर सिकुड़न आ जाए तो भी ऐसे मरीजों को ब्लड प्रेशर होने की संभावना रहती है। ये तो हमारी हो गई किडनी और किडनी की नसों के दोष में। अब किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एड्रेनल ग्लैंड। अगर उस एड्रेनल ग्लैंड में भी कुछ बीमारी है, जैसे कुछ बीमारी होती है जिसको हम लोग प्राइमरी अल्डोस्टेरोनिज्म बोलते हैं, कसिंग सिंड्रोम बोलते हैं, फायोक्रोमासिटोमा बोलते हैं, ये एक अगर इस ग्लैंड में बीमारी, इस टाइप की बीमारी है तो भी पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। जिनको थायराइड हो, चाहे वो हाइपरथायराइडिज्म हो, चाहे हाइपोथायराइडिज्म हो, ऐसे लोगों को भी ब्लड प्रेशर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। एक और बीमारी होती है आयोटिक कॉर्कटेशन, है ना, जिसमें क्या नाम नसें जो एओर्टा होता है एक जगह से सिकुड़ जाता है, तो ऐसे लोगों को भी ब्लड प्रेशर होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो अगर हम ऐसी इन बीमारियों को ठीक कर दें तो ब्लड प्रेशर अपने आप ठीक हो जाता है। अगर हम ब्लड प्रेशर को ठीक ना करें तो क्या क्या हो सकता है? हमने ये देखा है कि ब्लड प्रेशर की बीमारी में सिम्टम्स हो ये ज़रूरी नहीं है। 80 से 90% लोगों को शुरुआती समय में सिम्टम्स नहीं होते हैं। अगर कुछ लोगों को जो सिम्टम्स होते हैं उनमें मुख्यतः है सर में दर्द रहना, आँखों में भारीपन रहना, चक्करें आना, ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं।
इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? अगर हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं करेंगे तो इसके बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव हमारे शरीर में देखने को मिलता है। जैसे अगर हम हार्ट की बात करें तो ऐसे पेशेंट लोगों को हार्ट की जो दीवार होती है वो मोटी हो जाती है, उसके कारण बाद में और दिक्कतें होती हैं। ऐसे पेशेंट लोगों को हार्ट अटैक आने की संभावना रहती है। ऐसे पेशेंट लोगों को कभी भी क्रॉनिक हार्ट फेलियर में चले जाते हैं। ऐसे पेशेंट लोगों को कभी भी सडन डेथ भी हो सकती है। तो इसके कारण हमको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में स्ट्रोक हो सकता है। स्ट्रोक भी अलग अलग टाइप के होते हैं। किसको हम इश्केमिक स्ट्रोक बोलते हैं, तो 85% लोगों में इश्केमिक स्ट्रोक होता है, मतलब कहीं पर खून का बहाव कम हो जाता है। और दूसरा होता है हेमोरेजिक, मतलब ब्रेन की नसें फट जाना। तो ऐसे लोगों को ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा रहता है तो ये होने की संभावना ज़्यादा रहती है। आइज़ में आदमी को धुंधला दिखने लगता है, जिसको हम रेटिनोपैथी बोलते हैं। ऐसे पेशेंट लोगों की किडनी खराब हो सकती है। और ऐसे पेशेंट लोगों को जो नसें होती हैं वो कमज़ोर पड़ जाती है, जिसको हम लोग पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ बोलते हैं। आगे जाकर अगर इसको ठीक नहीं किया गया तो एम्पुटेशन करने की भी संभावना रहती है। अब हम इसको लाइफ कैसे ठीक, मतलब क्या करना चाहिए जो हमको ब्लड प्रेशर ना हो, अगर हो गया हो तो वो कंट्रोल में रहे। हमको अपना लाइफस्टाइल को ठीक करना है। लाइफस्टाइल ठीक करना मतलब हमको अपना वजन को कम करना है। हमारा जो वजन है BMI हमको लेस देन 25 रखना है। ज़्यादा रहेगा दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी, कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ऐसे पेशेंट लोगों को साल्ट रिस्ट्रिक्शन करना है, नमक की मात्रा को कम करना होता है। ऐसे पेशेंट लोगों को हम बोलते हैं कि भैया आपको 6 ग्राम 24 घंटे में 6 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना है। 6 ग्राम अगर हम माने तो एक जो चम्मच होता है, जो नॉर्मल जो चम्मच होता है उतना ही 6 ग्राम उसका पूरा दिन भर का जितना भी खाएगा उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को ज़्यादा फ्रूट्स खाना चाहिए, ज़्यादा वेजिटेबल्स खाना चाहिए, फैटी चीज़ें नहीं खाना चाहिए, है ना। अगर वो स्मोकिंग करते हैं या किसी भी प्रकार से टबाको का यूज़ करते हैं उसको बंद करना चाहिए। अल्कोहल लेते हैं उसको बंद करना चाहिए। खास बात और कुछ लोग बोलते हैं नमक तो हम कम कर दिए, लेकिन साथ में वो अचार खाने लगते हैं, पापड़ खाने लगते हैं, चटनी खाने लगते हैं। ऐसे पेशेंट लोगों को पापड़, चटनी और अचार से काफ़ी दूर रहना चाहिए, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपका नमक होता है। काफ़ी लोगों को एक भ्रांति होती है कि हम क्या सेंधा नमक खाएं तो उससे क्या हमको फ़ायदा होता है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा सेंधा नमक का सेवन भी नहीं करना है, क्योंकि उसमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है और सोडियम की मात्रा कम होती है। कम सोडियम के कारण भी दूसरी प्रॉब्लम्स होने की संभावना रहती है, और ज़्यादा पोटेशियम अगर बॉडी में आ जाए तो अरेथमिया होने की संभावना रहती है। तो आपको नॉर्मल साल्ट ही खाना है, लेकिन उसकी मात्रा 6 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।